हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग जोया। आई एम फाइन एंड यू। चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, गुड 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 इवनिंग पूजा, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग मुनिया, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग सुमित्रा, गुड इवनिंग अंजलि। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है थ्योरीज ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज की सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आ जाइए। मेरे हिसाब से ये जो पीडीएफ है फाइल मेरी वो वाली पता नहीं कहाँ है। गुड इवनिंग उषा, गुड इवनिंग साक्षी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्टेट। तो स्टेट की स्टेट कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये क्लास दो पार्ट में होगी और कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं होगी, इवनिंग में होगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड लेते हैं। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो जैसा कि आप सबको इस लाइन से थोड़ा आपको अपने बारे में भी समझ में आ रहा होगा, जब तक गलतियां नहीं होंगी तो कुछ जैसे कुछ नया करने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ करेंगे तो फिर छोटी मोटी गलती होती है ना। तो गलतियां भी अच्छी होती हैं, कभी पास और फेल दोनों चीजें अच्छी होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि राज्यों का सिद्धांत या राज्य का सिद्धांत के बारे में। अच्छा, राज्य का सिद्धांत क्या हो सकता है, चलिए बताइए। एक राज्य जो बनता है, स्टेट जो बनता है, उसके तत्व एलिमेंट्स बताइए। कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है एक राज्य। गुड इवनिंग साक्षी। चलिए बताइए सभी लोग। कुछ भी बताइए, गलत सही जो भी है आपको पता वो बताइए। कई प्रकार के राज्य होते हैं आपको पता होगा, जैसे वेलफेयर है, हारमोनियस है, एक्सपेंशनिस्ट है, फ्रेंचाइजीज, डुअल स्टेट, ट्रांजिशनल, ये सारे स्टेट होते हैं। ओके, और स्टेट में सबसे पहले याद रखिएगा स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर एक, क्षेत्र अर्थात टेरिटरी, याद रख लीजिएगा। जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन एक राज्य के लिए। एक सरकार, गवर्नमेंट,
संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब जानते होंगे आप में से कई स्टूडेंट, और कई नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बकाया चीजें तो आप जानते हैं। संप्रभुता मीन्स होता है आपकी सॉवरेनिटी, जिसमें आप क्या करते हैं, आप स्वयं के निर्णय आप स्वयं लेते हैं। ओके, आप अपने राज्य के निर्णय स्वयं लेते हैं। ओके, टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट्स एंड संप्रभुता। ओके, वेरी गुड अंजलि। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, राज्य के एलिमेंट्स में। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि निम्न में से राज्य के अंग कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है आपकी सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ओके, एक राज्य उसे ही कह सकते हैं जिसकी अपनी टेरिटरी हो, अपनी खुद की गवर्नमेंट हो, अपनी एक पॉपुलेशन जनसंख्या हो और एक संप्रभुता हो। ये चार एलिमेंट आपस में मिलकर क्या करते हैं, राज्य का गठन करते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको? आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये कुछ नहीं है। ओके साक्षी, चलिए आपने कोशिश की बताने की, वेरी गुड। लेकिन जो है आपके ये है टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी और चीजें हम लोग देखेंगे राज्य के बारे में कि राज्य क्या होता है। राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट की पीपीटी है वो मिल नहीं रही है, ठीक है। अब जब मिलेगी हमें कल इवनिंग तक हम लोग वो क्लास कवर करेंगे। तो राज्य में क्या है, कई सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले पहला वाला सिद्धांत होता है पूंजीपति, पूंजीवादी राज्य के बारे में बात करते हैं। पूंजीवादी समाज में राज्य कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, दूसरा आता है, पहला तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राज्य कैसा होता है, राज्य का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है एक समाजवादी समाज में राज्य, एक सोशल समाजवादी समाज में राज्य कैसा होगा। ओके, तीसरा पॉइंट होगा आपका उत्तर उपनिवेशवाद। अच्छा, उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है? 2-3 दिन से हम लोग कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उपनिवेशवाद है ना, औपनिवेशिक, विउपनिवेशीकरण। तो उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है? उत्तर औपनिवेशिक राज्य का सिद्धांत, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। चलिए, और यहां आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर औपनिवेशिक राज्य का सिद्धांत। ओके, चलिए बताइए। कोई दिक्कत नहीं साक्षी, अगर नहीं पढ़े तो धीरे धीरे पढ़िएगा, लेकिन समय लगेगा, जेआरएफ हो जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर औपनिवेशिक क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है, बताइए। आंसर दीजिए भाई, देखिए जल्दी से आंसर दीजिए, और चाहे सही हो गलत हो जो भी हो, दीजिए बस आंसर, है ना। सर, उत्तर उपनिवेशवाद तो वो है जिसमें कोई और अपने राज्य में आकर सत्ता स्थापित करता है। गुड इवनिंग करिश्मा। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है, साक्षी जो आप बता रही हैं वो उपनिवेशवाद बता रही हैं। उत्तर उपनिवेशवाद या उत्तर औपनिवेशिकवाद क्या होता है, जो पहले देश उपनिवेश थे, उपनिवेश हटने के बाद उत्तर औपनिवेशवाद आता है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा भारत अभी क्या है, उत्तर औपनिवेश में है, जिसमें पहले उपनिवेश था अब नहीं है, मतलब उपनिवेश के बाद का राज्य, उसे कहते हैं उत्तर औपनिवेशवाद। तो ये जो हम आज पढ़ेंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक राज्य का सिद्धांत, जिसमें क्या होगा कि हम लोग उन राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पहले गुलाम थे और अब स्वतंत्र हैं, उनके समाज में उनके राज्य के सिद्धांत के बारे में आज पढ़ेंगे। और इनमें थिंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रिंज फैनन है, हम लोग पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ड सईद हैं, कई थिंकर हैं, होमी के भाभा हैं, चक्रवर्ती हैं, कई थिंकर हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके,
करिश्मा टॉपिक ये है थ्योरीज ऑफ स्टेट, राज्यों का सिद्धांत कि किस समाज में कैसे राज्य होते हैं। तो आज हम लोग तीसरे नंबर वाले को पढ़ेंगे, उत्तर औपनिवेशिक राज्य का सिद्धांत। अब पूछिएगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म पढ़ा था, जिससे कि आपको ये टॉपिक जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज जो टॉपिक होगा हमारा उत्तर औपनिवेशिक राज्यों का सिद्धांत। ओके, पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट। ओके, क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई आपको? यस, फ्रेंच फैनन हम लोगों ने पढ़ा है। तो इन्हीं थिंकरों के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा देश होना चाहिए, कैसा राज्य है। ओके, सबसे पहले फ्रेंच फैनन की ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पुस्तक में आपको डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। हम लोगों ने फ्रेंच फैनन को पढ़ा है, उनकी पुस्तक का भी अर्थ वहां देखा है। तो जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखी हो क्लास, उस क्लास को आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट होंगे फ्रेंच फैनन से संबंधित वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत कोई? यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइएगा। उषा, आपने फ्रेंच फैनन नहीं पढ़ा होगा शायद, है ना उषा? चलिए, तो एक बार आप जाइएगा, सेकेंड यूनिट में आपको WPT में मिल जाएगा ये सब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज ऑफ स्टेट, जिसमें हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में ड्यूरिंग 17वीं सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के बाद वेस्टर्न यूरोपियन नेशन अचीव द मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो क्या है इसका मतलब, इसे समझ लीजिए। वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ था कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण एवं वैज्ञानिक तरीके से जो भी हम लोगों ने डिस्कवरी की, जो भी हमने देखा, उन सब से हम लोगों ने एक विकास किया। कैसे किया? क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे पहले मान लीजिएगा जैसे भारत था, भारत देश जब अंग्रेज सरकार का क्या था, यह सभी स्टार्ट ही किया। तो भारत सरकार का जब पहले, सॉरी ब्रिटिश सरकार का भारत जब उपनिवेश था, तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश सरकार जो कह रही थी वही हम लोग मान रहे थे, राइट, और हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी यूरोप में औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैज्ञानिकीकरण, खोजें हुई, आविष्कार हुए, तो धीरे धीरे हम लोग क्या होने लगे, अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे और उनसे स्वतंत्रता पाने एवं समानता के लिए लड़ने लगे। फिर हम लोग एक राष्ट्रवाद की भावना के प्रति आप लोग जाग जाते हैं और फिर अपने स्वयं के देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने लगते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को सुबह नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया था कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर कैसे प्रकट होती है, ये चीजें हमने आपको बताई थी। तो आई होप आप लोगों को वो चीजें थोड़ी बहुत याद होंगी, इसीलिए हमने ये क्लास थोड़ा एक मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो चीजें ज्यादा सरल होंगी। और क्या है कि आप लोग रेगुलर क्लास लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपको भी चीजें सरल ही मिलेंगी। ओके, तो 7वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप में ये सारी चीजें होती हैं। औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, सीधा देखिए आधुनिकीकरण मीन्स होता है औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, इसमें सब चीजें आ जाती हैं। ओके, मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें क्या होता था, कच्चे सस्ते माल एवं श्रम संचालन के क्षेत्रों की तलाश में अनेक जो अपने बेशक होते थे वो एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों को शिकार के रूप में बनाते थे। कि भाई अब क्या होता है ये समझिएगा। पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि भाई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहां विकास नहीं हुआ, उनका कच्चा माल, उनके पास ऐसे संसाधन तो है नहीं जो अपना कच्चा माल, जैसे मान के चलिए उनके पास कॉटन है, कॉटन है लेकिन पैंट और जीन्स बनाने की उनके पास मशीनें नहीं है। तो मशीनें विदेशों से लाएंगे, विदेश वाले देते नहीं है। अगर विदेशी मशीन दे देंगे तो आप लोग कच्चे माल का यूज करने लगेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना कच्चा माल बेचते हैं ब्रिटिश सरकार को, जैसे हम लोगों ने बेचा है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी। गांधी जी ने कहा था कि चरखा विधि से हम विकास करेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ऐसे हम लोगों का शोषण भी हो रहा था, हमसे सस्ता माल लेते थे और हमको ही महंगा बेचते थे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अगर कॉटन कितना 200 रुपए किलो है, 600 रुपए का कॉटन लिया और 6000 का आपका लिवाइस का जीन्स आया आया
तो सिर्फ उन्होंने अपना एक टेक्निक अपनी फैक्ट्री में लगी मशीनों का यूज करके उस 600 रुपए के कॉटन को 6000 में बदल दिया। तो इससे हमारा कितना शोषण हुआ, मतलब टोटल हमें, बल्कि हम लोग और घाटे में चले जा रहे हैं कि 600 का हमने माल दिया तो हमें मिला वापसी कितना, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें जीन्स चाहिए, तो हम तो घाटे में चले जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने हमारा शोषण भी किया। ओके, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि शोषण हमारा कैसे हुआ? जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ जड़ी बूटियां होती हैं, है ना, हर्बल प्रोडक्ट जो आते हैं, जो आपके औषधि वाले प्रोडक्ट आते हैं जितने भी, हम लोगों के पास औषधि वाले औषधि हैं, लेकिन बनाने का तरीका नहीं, तो हम लोगों को वो चीजें महंगी मिलती हैं। ऐसे उन्होंने हमारा शोषण किया। ओके, संसाधनों और श्रम की शक्ति का लाभ उठाया उन्होंने, और उन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किया, ऐसे शोषण भी किया, संस्कृति को मूल्य देश के श्रेष्ठ के रूप में पेश किया, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ के रूप में पेश किया, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी वही चलेंगी, क्योंकि उन्होंने इस विचार का प्रचार किया कि यूरोप में सभी प्रगति एवं आधुनिकता का केंद्र है। उन्होंने ये प्रचार किया कि यूरोप जो है वो आधुनिकता का केंद्र है और हम लोग आपसे बहुत अच्छे हैं। ये प्रचार किया और लोगों ने माना कि अच्छा है। जब हम लोगों ने फ्रेंच फैनन की ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक के बारे में जाना था, उसमें क्या था कि भाई उस पुस्तक में फ्रेंच फैनन ने यह बताया था कि अंग्रेज गोरे होते थे और उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने गोरा बनाया है कि आप लोग काले हैं, आपके जो पाप हैं, मतलब एक उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बना ली थी अंग्रेजों ने कि आप लोग जो काले हैं वो ईश्वर ने आपको आपके जो पाप है उस कारण बनाया है, और आपके पाप को धुलने के लिए ईश्वर ने हमें काम दिया है कि आपको अच्छे से समझाएं और काम कराएं। मान लीजिए आपको एक अच्छा बनाया, आपके पापों का प्रायश्चित करें। तो उन चीजों को बताकर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया एवं जो भी अश्वेत लोग हैं उनका शोषण किया। ओके, और ऐसा कहीं कुछ था नहीं। यस, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी बी क्या सर? सर जैसे इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, ब्रिटिश ना इतना एक्सप्लॉइट इतना किया कि चिड़िया की रह गया भारत। यस यस करिश्मा, हाँ कह सकते हैं। देखिए लेकिन अभी भी भारत सोने की चिड़िया है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी पर जीते हैं, थोड़ा आध्यात्मिकता पर, है ना। हम लोग अभी भी ये चीज मानते हैं कि हम अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो कभी ना कहीं हमको भी नुकसान पहुंचेगा, मानते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं मानती। वो कहती है सिर्फ हमें अपना फायदा दिखना चाहिए, कुछ भी हो कहीं भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। राइट। तो उन्होंने मानव को मानव नहीं समझा, उन्होंने मानव को एक जानवर की तरह ट्रीट किया, गुलामी कराते थे, बेड़ियां भी डालते थे और लोगों से काम कराते थे, है ना। मानव नहीं समझते, और भारत में अगर कोई भी मानव है उसको मानवता दृष्टि से देखा जाता है। राइट, एक ह्यूमैनिटी होती है हम लोगों के अंदर, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। इसलिए जिन राज्यों ने औपनिवेशिक वर्चस्व से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और वे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से बाहर निकले और खुद को मजबूत राष्ट्रों में विकास करने की आकांक्षा करते थे, उन्हें उत्तर औपनिवेशवाद या औपनिवेशिक राज्य कहते थे। तो औपनिवेशिक राज्य किन्हें कहा जाता है? जैसे भारत को एक औपनिवेशिक राज्य कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ा और वे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से बाहर निकला कि भाई अब हम दूसरे सरकार या दूसरे राज्य के अंदर नहीं रह सकते, हम अपने आप को स्वयं को मजबूत करेंगे। तो आज भी हम लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि हमें किसी भी देश के सामने घुटने ना टेकना पड़े। ओके, तो उत्तर औपनिवेशिक राज्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़े हैं। ठीक है, देखिए उषा चीजें क्या है, शब्द है। ठीक है, एनटीए अधिकतर शब्द को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो शब्दों को इंग्लिश में याद रखिएगा, बकाया जो हिंदी में समझाना है उससे क्या है कि आपको एक देसी भाषा में समझाना, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको जल्दी से कैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा में जो आएगा अगर हम वो पढ़ा देंगे तो आपको फिर शब्द को लोकल लैंग्वेज में लाना पड़ेगा,
ठीक है, उससे आपका भी कंफ्यूजन होगा, ठीक, क्योंकि एनटीए कहता है आप समझिएगा, चीजें रटिएगा मत, ठीक है, उस पैटर्न से हम लोगों को पढ़ना है। ओके, देखिए हिंदी में अब शुद्ध क्या बोलना, औपनिवेशिक मान लीजिएगा, एक ऐसा राज्य जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता है ना। अब हम लोगों की देखिए, इंग्लिश जो किताबी हिंदी होती है वो अलग होती है, और हम लोगों का जो आपस में हिंदी होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी अंतर है, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी कठिन है इंग्लिश की अपेक्षा। ओके, चलिए देखिए, ऊषा ट्रांसलेट तो हिंदी का बहुत निकलता है ना, पर्यायवाची शब्द अगर आपने सुने होंगे तो बहुत हिंदी होता है। तो उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली भारत में स्थापित लोकतंत्र से लेकर मैक्सिको के अर्ध लोकतंत्र तथा चीन में एक पार्टी राज्य तक फैली हुई है। अर्थात भारत, मैक्सिको, चाइना, ये सारे उत्तर औपनिवेशिक राज्य हैं। ओके, धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत एवं साउथ अफ्रीका जैसे देशों में प्रचलित हुआ है कि भाई किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं होगा, जबकि सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोकतंत्र प्रभावी। तो ये सारी चीजें यहाँ हमको याद रखनी है कि उत्तर औपनिवेशिकवाद क्या है और कैसे देश हैं, और देशों के नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये आपके एसेशन रीजन में या कंप्रीहेंशन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, हमने आपको बता दी है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि इसमें अगर हम लोग टाइम जाया करेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्या है, सॉरी, यह औपनिवेशिक देशों में लिखे गए साहित्य के लिखने एवं पढ़ने पर केंद्रित है। यह साहित्य औपनिवेशिक देशों में बना है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या है इसका मतलब। जो उपनिवेशित देश थे, जैसे भारत में जो भी साहित्य बने हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं, और उनके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। मतलब एक कॉलोनी के बाद का अध्ययन या बाद के सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे उन्हें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहेंगे। कि भारत में अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, क्या साहित्य होते थे, क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, उसे हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। अगर कभी कोई पूछ ले कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या है, तो एक औपनिवेशिक देशों में लिखे गए एवं पढ़े गए साहित्य, लिटरेचर को हम, या लिटरेचर को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ओके, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ें कि अंग्रेजों का शासन कैसा था, तो वो क्या है, एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, इसमें कॉलोनी के बाद का अध्ययन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, दुनिया में कैसे फैला और कैसी चीजें बढ़ी हैं, ये सारी चीजें, कि उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का भी बहुत हम लोगों पर प्रभाव डाला, और आज भी हमारे ऊपर उनके कल्चर का थोड़ा बहुत प्रभाव है ना। और आज हम लोग देखेंगे उनका अभी भी प्रभाव है। जैसे मान के चलिए आज हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, कोई भी त्योहार है, ठीक है, किसी भी धर्म का है, वो हम लोग कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग मनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई क्या, जैसे मान लीजिएगा ईद पर क्या होता है, ईद पर अधिकतर आपको ड्राई फ्रूट्स के प्रचार प्रसार मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, और अधिकतर आपको क्या मिलेगा, जो ज्वेलरी शॉप होंगी उनके एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। न्यू ईयर पर, ईद पर, है ना, अभी दिवाली आएगी, धनतेरस पर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं देखने को, है ना। तो कहीं ना कहीं और हम लोग उन्हीं एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ढल जाते हैं कि त्योहार ऐसे मनाते हैं। जो रियल में त्योहार मनता है वो हम लोग भूल चुके हैं अगर देखा जाए तो, है ना। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, ये सिर्फ आप पढ़िएगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीजें आपको देखनी है। फ्रेंच फैनन के बारे में हमने आपको बताया था, जो एक थिंकर है, चिकित्सक भी हैं और अल्जीरियाई है ना, बाद में वहां से भाग जाते हैं। इनकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एडवर्ड सहीद ने ही दी है वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। ओके, वाइट्समैन
वर्डन थ्योरी, जो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। ओके, और इससे थोड़ा हम समझ लेंगे, ठीक है। ओरिएंटलिज्म है इनकी पुस्तक। तो इन्होंने क्या कहा था, सेम इन्होंने भी वही बात की है कि जैसे कि अंग्रेजों ने क्या बताया, अश्वेत लोगों पर अपना गुलाम बनाने के लिए या उन पर अपना आधिपत्य हेजेमनी जमाने के लिए उन्होंने ये बताया कि भाई आप लोग जो काले हैं, यीशु ने, आप लोगों ने पिछले समय में कोई पाप किए होंगे और यीशु ने हमें इसलिए भेजा है कि आपके पाप धुले। और अंग्रेज जो अंग्रेज हैं, जो श्वेत मैन है, व्हाइट्स मैन है, वो अपने आप को बताते हैं कि हमारे ऊपर एक बोझ है, किसका है, काले लोगों को सही करने का। ये अपने ऊपर में बना लिया कि भाई हमारे ऊपर एक बोझ है। तो इस व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी में उन्होंने यही व्हाइट्समैन बर्डन में उन्होंने यही चीज़ें कही हैं। ये एक बहुत अच्छी पोयम है, इसे आप लोग पढ़िएगा, नेट पर आपको मिल जाएगी, पढ़िएगा, बहुत अच्छी है, इंग्लिश में है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओरिएंटलिज्म के सिद्धांत की व्याख्या की औपनिवेशिक सिद्धांत अर्थात पोस्ट कॉलोनियल के प्रवचन के प्रवर्तक एवं प्रेरक संरक्षक संत के रूप में माना जाता है इन्हें, है ना। ओरिएंटलिज्म इनकी एक पुस्तक है और ओरिएंटलिज्म में वो बताते हैं सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, मतलब एक रिप्रेजेंट करना हमारे साथ उत्पन्न होता है, वे सामाजिक रूप से निर्मित हैं। मतलब क्या है, एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं ओरिएंटलिज्म के, कि हम लोग, वो लोग अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो एक सामाजिक रूप से हम लोगों को निर्मित कर देते हैं अपनी संस्कृति में ढाल कर। ओके, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा पढ़ना है। यहाँ इम्पोर्टेंट पुस्तक है और मान उपनिवेश क्या है, उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो यहाँ 3-4 शब्दों के बारे में अर्थ आप जान लेंगे, मीनिंग्स जान लेंगे उनका, तो क्या है, आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। उषा, आपका कोई डाउट है? ओ सॉरी 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 सॉरी, करिश्मा, हाँ, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। मुझे भी एकदम दिमाग से निकल गया है, रुडयार्ड किपलिंग की है ये, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी। मैंने एक बार आपको बताया था, ठीक है, चलिए, कभी कभी हो जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की है ये, अच्छी है, ये पोयम के रूप में लिखी गई है, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी। सॉरी इसके लिए भाई, अगेन एंड अगेन सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, यस, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी। चलिए, ओके, यहाँ तक क्लियर। उषा, आपका अगर कोई डाउट हो तो बताइए। उषा, सुमित्रा, जोया, या हाँ, फिलीपींस एंड अमेरिका के वॉर के बारे में ये बात करते हैं। यस, वेरी गुड, इसके मतलब आपने नेट पर सर्च की थी। ओके, वेरी गुड, आपने होमवर्क किया। मुनिया, क्या करना है? उपमहाद्वीप, अच्छा। उन्होंने माना कि पश्चिम ने पूर्व की सांस्कृतिक अवधारणा बनाई और यूरोपीय लोगों को मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशिया के लोगों को असतत लोगों एवं संस्कृतियों के रूप में व्यक्त करने और उनका प्रतिनिधित्व करने से रोकने की अनुमति दी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, एक अपना उपमहाद्वीप बना लिया, है ना, भारत को अपना एक उपमहाद्वीप बना लिया कि भाई ये भी हमारे एक कॉलोनी होगी। ठीक है, ये है सिंपल सा। उन्होंने अपने छोटे छोटे महाद्वीप बना लिए, साउथ अफ्रीका के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में भारत है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में बना लिया। ओके, ओके, कोई बात नहीं करिश्मा, चल, क्लियर है यहाँ तक। उषा, आपको क्लियर है कि नहीं? चल, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ पुस्तक है, ये पुस्तक याद रखिए, ओरिएंटलिज्म, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, पब्लिश इन 1979, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
ओके, ये पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तो इन्होंने भी क्या है, सॉवल्टन शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया। सॉवल्टन मीन्स क्या होता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तक सीमित या कोई पहुंच नहीं रखने वाली हर चीज औपनिवेशिक दृष्टि से सॉवल्टन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तक सीमित या कोई पहुंच नहीं रखने वाली हर चीज औपनिवेशिक दृष्टि से सॉवल्टन है। कहने का तात्पर्य, जो हमारा कल्चर है एवं साम्राज्यवाद मतलब दूसरों का साम्राज्य तक चीजें वो सीमित या उन पर तक पहुंच नहीं रख पाती हैं, जो चीजें हैं कि वो संस्कृति एवं साम्राज्यवाद तक, उनको उन्होंने सॉवल्टन शब्द यूज किया है उनके लिए। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सॉवल्टन शब्द किसने यूज किया है, चक्रवर्ती स्पिवाक। एंड इसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद तक जो चीजें पहुंच नहीं रखती हैं या वहां तक सीमित हैं, लिमिटेड हैं, उनको हम सॉवल्टन कहते हैं। ओके, चलो, तो इन्होंने, उनका भी यही कहना है, लेकिन इनकी पुस्तक आपको याद रखना है, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। होमी के भाभा, इनकी भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बुक इंपॉर्टेंट है। आर शिव कुमार, इनका भी वही है, इनकी भी पुस्तक आपको याद रखना है। वेलफेयर स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट आप सबको पता है, जो थोड़ा कल्याणकारी राज्य होता है। ओके, जो सरकारें नागरिकों के लिए कुछ करती हैं, उन्हें हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इनके कुछ प्रिंसिपल हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना सब आप लोग पढ़िएगा, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पूरा थ्योरी है। ये जब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, कल इवनिंग में आप हमसे पूछिएगा, कोई भी डाउट हो। क्लास में हम लोग आपको 10 से 15 मिनट देंगे, जिसमें आपका जो भी डाउट हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे, कल इवनिंग मिलेंगे 8 PM, ओके, जिसमें क्लास आपकी 1.5 घंटे की चलेगी। मॉर्निंग क्लास नहीं होगी, ये सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट बनते हैं, कोमल, सुमित्रा एंड उषा भारद्वाज, तो आपका हो सकता है डाउट बने तो आप पूछिएगा बेझिझक, ठीक है उषा। देखिए उषा, एक चीज मैं बता दूं, आप अगर इंग्लिश में कह रहे हैं कि प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाएं, तो एनटीए में क्या है, एनटीए छोड़िए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। क्लास बाइलिंगुअल होगी, और शब्द जो आपके हैं वो इंग्लिश में हम बता देते हैं कि उसमें क्या अर्थ है, और जिस शब्द के बारे में एनटीए मैनिपुलेट करके पूछता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चीजें थोड़ा समझिएगा, जरूरी है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास कोई नहीं होगी, इवनिंग में होगी, वो भी 8 PM, 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। उषा, अब आपका अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये सब आपको पढ़ना है, पहले आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद क्लासेस समझ में आएंगी, क्योंकि इसके नोट्स हम अपलोड करना भूल गए थे, तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, ओके। उषा क्लास में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ओके। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है, मॉर्निंग क्लास नो। यूनिट अगर सेकंड ये लोग पढ़ लेंगे, जो स्टार्टिंग में आए हैं, तभी उनको क्लियर होनी चीजें, ओके। चलिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हम लोग ज़्यादा एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। अब क्या है, आपको शब्द के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो बार बार हम इस क्लास में रिपीट नहीं करेंगे उसके बारे में कि हम उसे फिर बेसिक से बताएं। तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप पहले जो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अगली क्लास लीजिएगा। उसमें समय आपका भी खराब होगा, मेरा भी खराब होगा, और फिर सिलेबस टाइम से नहीं हो पाएगा, ओके। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 8 PM, ओके, थैंक यू।